तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पे जब बचपन होता है, जब उम्र कम होती है, खासकर 12, 13, 14 साल, ऐसी उम्र पे न जाने कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहां हम लोग अलग अलग प्रॉमिस करते हैं अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने आप के साथ कि बड़े होके ये बनेंगे। कोई छोटा बच्चा हो, उससे पूछो कि बड़ा होके क्या बनना चाहते हो, तो बच्चा बताएगा कि डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ, डीएम बनना चाहता हूँ, एसडीएम बनना चाहता हूँ, फौज में जाना चाहता हूँ। हालांकि उम्र के पड़ाव के साथ साथ वो कस्में, वो वादे, वो प्रतिज्ञा, तमाम चीज़ें वक्त के थपेड़े जब पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आदमी भूल जाता है। जो कभी आईएएस का सपना देख रहा हो, एक वक्त ऐसा भी आता है कि मेहनत मजदूरी करके ग्रुप डी की वो नौकरी करना चाहता है। यानी बचपन में जो कुछ हमने कहा, उम्र के साथ साथ वो चीज़ें हम भूलने भी लगते हैं। जो हमारे वादे होते हैं, जो हमारे कस्में होते हैं, जो कभी हमने प्रण लिया होता है, वो तमाम चीज़ें धूमिल होने लगती हैं, गायब होने लगती हैं, जहन में आता ही नहीं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी कहानियाँ निकल के सामने आती हैं जिसमें एक शख्स, एक बच्चा जिसकी उम्र 12 साल, 13 साल, और उस बचपने में उसने कुछ कमिटमेंट कर दिया, कहा कि बड़ा हो कि ये काम मैं करूँगा। उसके बाद जिसके आगे कहा वो तमाम लोग भूल गए। कई लोग ऐसे थे जो दुनिया से चले भी गए। उसके बाद 10 साल बीता, 12 साल बीता, 15 साल बीता, और अचानक से उस बच्चे ने वो तमाम चीज़ें कर दी जो कुछ उसने कहा। यानी उम्र के साथ साथ ना उसके हौसले पे कोई कमी आई, ना है उसके प्लान, ना है उसके एम में कोई परिवर्तन हुआ। और आज की कहानी ऐसी एक कहानी है, लेकिन इस कहानी में ये तमाम चीज़ें कोई मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक तरह से एक आदमी की संकुचित ज़िंदगी का एक नमूना है, एक एग्जाम्पल है। तो सीधा सीधा कहानी की ओर चलते हैं। और इस कहानी की शुरुआत इसी साल 2023 से होती है। साल 2023 मई का महीना। मेरठ में जो पुलिस है उसको एक फ़ोन आता है। फ़ोन आता है, दीवान साहब फ़ोन उठाते हैं। उठाने के बाद सामने वाला शख्स बोलता है। इधर से दीवान साहब पूछते हैं कि क्या हुआ। तो उधर से वो शख्स बताता है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब डेड बॉडी की सूचना पुलिस वालों तक जैसे पहुँची, पुलिस अपनी टीम लेती है। लेने के बाद उस लाश के पास जाती है। जाने के बाद लाश को अपने कब्जे में लेती है और कब्जे में लेने के बाद आसपास के इलाकों को चेक करती है। वहाँ जितने लोग थे उनसे तफ्तीश करती है। इधर जब बॉडी को चेक करती है तो बॉडी की हालत देखने के बाद दो चीज़ें क्लियर थी। पहला, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई आया, किसी को गाड़ी ने उड़ा दिया या फिर सांप काट लिया। ये मर्डर है, और मर्डर भी ऐसा जिसे देखने के बाद अच्छे भले इंसान की रूह कांप जाए। दरअसल इस मरने वाले शख्स के शरीर पे, उसके जिस्म पे चोट के सैकड़ों निशान थे। और सबसे भयानक बात ये थी कि किसी ने इस शख्स की आंख को निकाला और निकाल के वहीं बगल में रख दिया। यानी जिसने भी मारा है बहुत बुरी तरीके से मारा है। अब ये चीज़ आसपास के लोगों ने देखी, पुलिस वालों ने देखी। थोड़ा अजीब सा मामला कि कत्ल तो होते रहते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये कत्ल हुआ है ये थोड़ा सा अजीब है। कत्ल का जो पैटर्न है कि शरीर पे किसी नुकीली चीज़ से वार करना, साथ ही आंखें निकाल लेना, तो ये चीज़ अपने आप में बड़ी अजीब। बहरहाल पुलिस वालों ने बॉडी कब्जे में ली। लेने के बाद बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया, पूरे इलाके को चेक किया, जो मरने वाला शख्स था उसे चेक किया कि कम से कम अगर कोई कागज़, कोई आधार कार्ड, कोई पैन कार्ड, कोई डॉक्यूमेंट अगर मिल जाए तो इस शख्स की पहचान हो जाए। लेकिन पुलिस वालों ने जब पॉकेट वगैरह खंगाली तो कोई ऐसा कागज़ मिला नहीं जिससे इस बाधित शख्स की पहचान हो सके, यानी जिसका कत्ल हुआ उसकी शिनाख्त हो सके। अब पुलिस वालों ने आसपास के लोगों से पूछना शुरू किया कि सबसे पहले किसने देखा। तो आसपास के लोगों ने, जिसने सबसे पहले देखा था, उसने बताया कि साहब मैं आ रहा था, आने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे एक शख्स गिरा पड़ा है, मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी और खून निकल रहा था। तो मुझे लगा कि ये कुछ एक्सीडेंट वगैरह ना हुआ हो। लेकिन जब मैंने पास गया और पास जाके देखने का फ़ैसला किया तो ऐसी हालत थी कि मुझे डर लग गया। उसके बाद मैंने ही आपको फ़ोन किया। अब पुलिस वालों ने पूछा कि अच्छा, क्या किसी को भागते वगैरह देखा आपने, या फिर क्या ये थोड़ा बहुत होश में था, जान बाकी थी, कुछ कहने की इसने कोशिश की हो। तो ये सवाल जब पुलिस वालों ने पूछा तो सामने वाले शख्स ने कहा, नहीं साहब, जब मैं पहुंचा तो ये मर चुका था और आसपास कोई था भी नहीं। अब पुलिस वाले इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं, साथ ही अब जांच पड़ताल शुरू करते हैं। पूरे इलाके में इत्तला कर देते हैं कि कोई शख्स जो गायब हो, जिसकी
हालत जिसकी वेशभूषा ऐसी हो, जिसके घर का कोई गायब हो, तो आए और बॉडी की शिनाख्त कर ले। और उसके घर का एक मेंबर जिसके घर का ये गायब होगा, उसका कत्ल हुआ है, तो आए और हत्या का मुकदमा दर्ज करवाए। पुलिस वाले इतना करते हैं, करने के बाद इंतज़ार करते हैं लेकिन पूरा एक दिन गुजर जाता है, ना ही कहीं से कोई कंप्लेन, ना ही कहीं से कोई रिपोर्ट, ना ही कहीं कोई सुनगुन थी कि किसी गांव में किसी घर में कोई गायब हो। अब जब कहीं से कोई सबूत मिला नहीं, पुलिस वाले परेशान। अब क्या करें? बहरहाल जांच पड़ताल करते रहते हैं। इधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दो चीज़ें क्लियर थी। पहला कि जिस शख्स की ये डेड बॉडी है वो मुस्लिम है, और दूसरा कि जिसने भी मारा है बहुत बेदर्दी के साथ मारा है, और मरने से पहले इस शख्स ने शराब पी थी, यानी किसी ने इसको शराब पिलाई और पिला के फिर कत्ल किया। इसके अलावा कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा सुराग, कोई ऐसा गवाह नहीं था जिससे इस केस में थोड़ी भी बात आगे बढ़े। पुलिस वाले अब अजब कश्मकश में। मर्डर का तरीका ऐसा था कि ऐसा लगा कि ये केस बड़ा हाई प्रोफाइल होगा, और इधर मरने वाला कौन है ये भी नहीं पता। पुलिस वाले दोहरी नाव में सवार। अब क्या करें? बहरहाल इधर पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, आसपास के इलाकों में छानबीन करते रहे, जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे थे उनकी भी तफ्तीश करते रहे। ना कहीं से कोई बात आगे बढ़ी, ना कहीं से कोई क्लू मिला, ना कहीं से कोई सबूत मिला। दिन गुजरते चले गए। इसी बीच जब कहीं से इस मरने वाले शख्स की शिनाख्त नहीं हुई तो फिर पुलिस वालों ने सोचा कि काम करते हैं, आसपास के थानों में भी तलब कर देते हैं कि क्या आपके यहाँ का कोई ऐसा गायब या फिर कोई ऐसी कंप्लेन आई है। लिहाजा पुलिस वालों ने जब इस मरने वाले शख्स की शिनाख्त नहीं हुई तो इर्द गिर्द के थानों में भी इत्तला करना शुरू किया, वहाँ से रिपोर्ट्स मंगाई कि क्या आपके यहाँ कोई गायब है। तो जब पुलिस वालों ने रिपोर्ट मंगाई और इधर इन्फॉर्म किया तो कुछ दिन गुजरने के बाद एक जगह लगती है लोनी, और लोनी से एक पुलिस स्टेशन से एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला पुलिस वाला बताता है कि यहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज है, और इत्तेफाक देखिए कि जो शख्स गायब हुआ था वो मेरठ से ही गायब हुआ था। अब ये बातें टैली कर रही थी। मेरठ के पुलिस वालों ने कहा कि चलो एक काम करो, उस परिवार को यहाँ भेजो, आए बॉडी की शिनाख्त करें। इसके बाद जो लोनी के पुलिस वाले थे उन्होंने उस कंप्लेनेंट परिवार से कांटेक्ट किया। उसके बाद कहा कि अब जाइए, वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। अब जब इधर परिवार वालों ने सुना, बेचारे एकदम परेशान रोते गाते आते हैं। आने के बाद जब बॉडी देखते हैं, मॉर्चरी में बॉडी रखी हुई थी, तो बॉडी देखने के बाद वो लोग फूट फूट के रोने लगते हैं। यानी ये लाश, ये डेड बॉडी उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य की थी, यानी लाश की पहचान अब हो चुकी थी। परिवार वाले जब रोकने के बाद थोड़ा सा अपनी स्थिति में आते हैं तो फिर पुलिस वालों ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और ये शख्स कौन है, इसका नाम क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो इसके बारे में परिवार वालों ने बताया कि शख्स का नाम नफीस है और हम लोग लोनी के रहने वाले हैं। साथ ही मैं उनकी बीवी चांदनी हूँ और ये मेरे भाई हैं। अब ये जवाब जब पुलिस वालों ने सुना तो फिर कहा कि अच्छा, आप लोग लोनी के रहने वाले, और लोनी जहाँ पे डेड बॉडी मिली वहाँ से लगभग 65 से 65 किलोमीटर दूर गाज़ियाबाद में पड़ता है लोनी। तो गाज़ियाबाद से मेरठ आने का क्या मतलब, और क्या आपको किसी पे कोई डाउट है? तो इस पे चांदनी ने कहा कि ये दरअसल एक पुराना मामला है, लगभग साल 2010 से ही चल रहा है। उसी मामले में पेशी थी, तो पेशी पे आए थे। आने के बाद इन्होंने अपनी बुआ के बेटे से बात की और कहा कि मैं एक रेस्टोरेंट पे जा रहा हूँ खाना खाने। हाँ, इतना था कि उसके साथ कोई और था। और एक बात ये भी अजीब थी कि अकेले ये घर से निकले थे, यानी घर से किसी के साथ नहीं निकले। लेकिन जब बुआ के लड़के ने बातचीत की तो उसे एहसास हुआ कि साथ में कोई और है। अब पुलिस वालों ने जब ये बयान सुना तो उन्हें एक चीज़ की तसल्ली हो गई कि अगर साथ में कोई था तो वो शख्स ज़रूर कुछ ना कुछ जानता होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि उस साथ में था कौन। तो पुलिस वालों ने अब उस साथ वाले शख्स की तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले पुलिस वाले पहुंच जाते हैं कोर्ट रूम, और कोर्ट रूम के गेट पे जो कैमरे लगे थे उनको चेक करते हैं कि जो नफीस है वो कितने बजे आया था, कितने बजे गया था, किसके साथ गया था। इसके बाद पुलिस वालों ने जब कोर्ट रूम के कैमरे को खंगालने के बाद आने और जाने का जो मूवमेंट है वो कैमरे में कैद हुआ था। आते वक्त तो नफीस अकेला आया था, लेकिन जाते टाइम नफीस के साथ एक शख्स था। अब ये शख्स कौन था ये पता करना बाकी था। पुलिस वालों ने उस शख्स की तस्वीर कैमरे से निकाली और नफीस के घर वालों को, चाहे उसकी बीवी हो, चाहे वो बुआ का लड़का हो, उन तमाम परिवार वालों को दिखानी शुरू की।
सबको दिखाया, पहचान करने को बोला, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि ना तो चांदनी पहचान रही थी, ना ही बुआ का लड़का पहचान रहा था। अब अजीब कसमोकस, नफीस किसी के साथ गया भी, साथ ही ये भी पूछा गया कि क्या यहाँ पे कोई संबंधी है। इन्होंने मना कर दिया, कहा नहीं, बहुत समय पहले की बात है और तब से तो हम लोग बाहर ही रह रहे हैं, और जो सगे संबंधी उनमें से किसी की शकल इससे नहीं मिलती। बहरहाल पुलिस वाले अब अजीब परेशानी में कि एक शख्स भी है जिसका चेहरा भी है, शकल भी है, पहचान नहीं हो पा रही, तो फिर क्या करें। लेकिन इधर पुलिस वालों ने व्हाट्सएप के माध्यम से जो तस्वीरें थी नफीस की बीवी चांदनी को भेजी थी, तो चांदनी ने भी अपने तरीके से जांच पड़ताल करने का फैसला किया। सबसे पहले वो तस्वीरें अपने रिश्तेदारों को भेजना शुरू किया, कुछ ऐसे जो बड़े बुजुर्ग थे, कुछ ऐसे जो ज़्यादा सोशलाइज्ड थे। तो इन तमाम लोगों को जब भेजा तो एक फ़ोन आता है, और फ़ोन करने वाला कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई और नहीं, सईद का बेटा नौशाद है। अब पुलिस वालों को जब ये जानकारी मिली कि कोई सईद, उसका बेटा नौशाद, तो फिर ये लोग कौन है। बहरहाल पुलिस वालों ने पहले जब नौशाद का नाम सुना तो नौशाद के बारे में पता किया, उसका लोकेशन भी निकल गया। लोकेशन निकलने के बाद नौशाद को पुलिस वालों ने उठा लिया, और उठाने के बाद अब नौशाद से पूछा कि क्या तुम उससे मिले थे, और नौशाद ने वही जवाब दिया जो अक्सर लोग देते हैं कि नहीं। ये जवाब अब काफ़ी था कि पुलिस वालों की जो शक की सुई थी नौशाद के इर्द गिर्द घूम गई, चूँकि कैमरे में सीधा सीधा कैद था कि नौशाद आया हुआ था। पुलिस वालों ने शक्ति से पूछताछ की। उस 26 साल के लड़के के ऊपर पुलिस वालों ने सख्ती दिखाई, और जब सख्ती दिखाई तो फिर नौशाद टूटता है, और टूटने के बाद ऐसा भी नहीं कि बहुत दुख में, ऐसा भी नहीं कि बहुत पछतावे में, बहुत ही जोश और बहुत ही सुकून के साथ उसने कहा कि हाँ, मैंने ही मारा है, और इस कत्ल का मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, और मैंने अपना बदला ले लिया। अब जैसे ही बदले की बात पुलिस वालों ने सुनी, फ़ौरन पूछा कि किस बात का बदला। और जब ये सवाल पुलिस वालों ने पूछा तो यहीं से फिर कहानी पहुंच जाती है 13 साल पहले, यानी साल 2023 से अगर 13 साल पहले जाएं तो साल 2010 में। और कहानी की शुरुआत होती है फिर मेरठ में, एक जगह लगती है नौचंदी, और इसी नौचंदी में एक इलाका है जैदी फार्म, और इसी जैदी फार्म में एक परिवार रहा करता। परिवार में नफीस, यानी जिसका कत्ल हुआ, अपनी बीबी और बाकी परिवार के साथ रहा करते थे। नफीस वहाँ पे एक परचून की दुकान चलाते, उसी से अपने घर का खर्च चलाते। लेकिन गांव हो या शहर, एक दिक्कत जो सबसे ज़्यादा होती है, और इस चीज़ को थोड़ा सा समझना भी ज़रूरी है। दरअसल पहले जो ज़मीनें थी, उन ज़मीनों के हिसाब से अगर आज की ज़मीनें देखें तो वो कम है, चूँकि सड़क बन गई, नहरें बन गई, तो ज़मीन थोड़ी ना थोड़ी सबकी कम होती गई। लेकिन जब पूर्वजों का ये है कि मेरी 2 बीघा ज़मीन थी, तो लोग आज भी वो मान के चलते हैं कि 2 बीघा। तो फिर वो जब नापते हैं तो एक सड़क से दूसरी सड़क के बीच अगर 2 पार्टनर हैं, 2 की ज़मीन है, और ये है कि दोनों की ज़मीन 5 बीघे है मिला के, और दोनों अपना जान रहे हैं कि मेरा 3 है, एक का 2 है, और जब नापा जाता है तो थोड़ा थोड़ा हर जगह से कम हुआ, कभी सड़क में, कभी नहर में, तो ऐसे हाल में वो ज़मीन 4 या 4.5 बीघे रह जाती है। तो जब 4.5 बीघे रह जाती है तो जो पहला वाला होता है कहता तो मेरा तो 3 बीघा है, मैं अपना तीन पूरा ले लूँगा। तो आधे बीघे का घाटा उस 1.5 वाले को हो जाता है, जिसके हिस्से में 1.5 बीघा आया। पहले ये नाप लिया तो उसके घाटे में आता है, और दोनों तैयार नहीं होते समझौता करने को। तो ऐसे हाल में कई बार ऐसा होता है कि विवाद हो जाता है, और ऐसे ही नफीस का जो विवाद है उसके पड़ोसी एहसान और इरफान से चल रहा था। दोनों से विवाद था, विवाद आए दिन होता। इसी बीच साल 2010 में दिसंबर महीने की बात है। दिसंबर महीने में एक दिन नफीस और एहसान इरफान के बीच तेज़ी से झगड़ा होता है। नफीस के परिवार में काफ़ी लोग थे, ये दोनों अकेले। अब जब ये दोनों अकेले पड़ गए, इन्हें लगा कि अब तो ये लोग ज़्यादा हैं, सामने वाले मार लेंगे। तो फिर इन्हें याद आता है कि बगल के गांव में हम लोगों के कुछ रिश्तेदार रहते हैं, रसूल नगर में। एक काम करते हैं, उनको बुला लेते हैं। इसके बाद नफीस ने अपने रिश्तेदार को फ़ोन किया, जिसका नाम था सईद। सईद को फ़ोन गया, सईद आता है। आने के बाद अपने बेटे के साथ आता है। उसके बाद लड़ाई झगड़ा, हाथापाई, लाठी डंडे चलने शुरू होते हैं, और इसी दौरान सईद का कत्ल हो जाता है। और ये कत्ल सुए से हुआ था। कत्ल होता है। कत्ल होने के बाद उस समय जो सईद का एक बेटा था जिसका नाम था नौशाद, उसकी उम्र महज 13 साल थी। कत्ल हुआ, उसके बाद मामला पुलिस में गया, बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, कोर्ट कचहरी का चक्कर हुआ। इधर बॉडी नौशाद के हवाले कर दी गई कि जाओ अपने पिता को सुपुर्द खाक करो। तो जब नौशाद को बॉडी मिली और नौशाद ने मिट्टी दी, तो उसी मिट्टी और उसी कब्र फिर उसने कसम खा ली
कि आज तो मेरी उम्र कम है, आज मैं छोटा हूँ, मैं बदला नहीं ले सकता, लेकिन जिस दिन मैं बड़ा हो गया बदला जरूर लूँगा, और उसी तरीके से लूँगा जिस तरह से मेरे पिता का कत्ल हुआ। इतना होने के बाद अब मिट्टी कर दी जाती है, कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जमानत मिल जाती है, मुकदमा दोनों पक्ष से चलता रहता है, साल दर साल गुजरते रहते हैं। और इधर जब ये तमाम चीज़ें हुई तो जो नफीस था वो अपनी बीवी के साथ आ जाता है लोनी, और अपने घर को छोड़ देता है। और उस टाइम जो नौशाद था उसकी उम्र 13 साल थी, तो अगले 13 सालों में उसकी शक्ल कैसी हुई किसी को ध्यान भी नहीं। और यहीं से फिर नौशाद के जहन में एक एक दिन ये था कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लूँगा। कैसे लूँगा, क्या लूँगा, ये नहीं पता था, लेकिन बदला लूँगा। दिनों रात वो प्रैक्टिस करता, दिनों रात वो प्लान बनाता। साल गुजरते रहे, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, और ऐसे ही साल 2023 में उसे पता चलता है कि पेशी पे जो नफीस है वो आता रहता है, और साथ ही उसे ये भी पता था कि नफीस उसे पहचानता नहीं। और ये लोग लोनी में रहते थे, लेकिन मामला जो कोर्ट का था वो मेरठ में था, तो पेशी पे मेरठ ही आना होता। तो फिर जिस दिन पेशी थी 30 मई को, जो नफीस है वो आया हुआ था उसी दौरान नौशाद भी आता है, बगल में ही बैठता है, दोस्ती करता है और बताता है कि मैं भी लोनी का हूँ और दिल्ली से आ रहा हूँ। इतना कहने के बाद फिर कहता है कि काम करो, आपका मुकदमा हो जाए तो शाम को साथ में चलते हैं। नफीस को लगा कि चलो ठीक है, कोई साथी मिल गया। उसके बाद अब नफीस तैयार, शाम मुकदमा ख़त्म हुआ, दोनों निकलते हैं। निकलने के बाद सईद के बेटा जो नौशाद था वो अपने सीने में पिता की मौत का बदले की आग लिए हुए नफीस को लेके निकलता है। निकलने के बाद एक जगह है बम्बा बाईपास, वहाँ पहुँचता है। उसके बाद नफीस को खूब शराब पिलाता है। शराब पिलाने के बाद इतनी ही देर में नौशाद का भाई इरफान भी आता है। उसके बाद ये लोग रस्सी से गला घोटते हैं। शराब के नशे में नफीस ना तो कोई शोर कर पाता है, ना ही कोई बचाव कर पाता है, और वहीं पे मर जाता है। वहीं जब नफीस मरता है, नौशाद का बदला पूरा होता है। 13 साल से जिस बदले की आग में जल रहा था, उस आग को आज ठंडक मिली थी। उसके बाद ये दोनों वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अब ये पूरी कहानी जब नौशाद ने पुलिस वालों को सुनाई, फिर इरफान की तलाश हुई, इरफान को गिरफ्तार किया गया और उसने भी यही कहानी सुनाई। यानी 13 साल पहले जो बाप का कत्ल हुआ था, उस कत्ल का बदला इन दोनों ने लिया। तो अपने आप में बड़ी अजीब कहानी थी, जो मैंने शुरू में कहा कि आदमी हर चीज़ भूल जाता है, न जाने कितने कितने वादे होते हैं, न जाने कितने इरादे होते हैं। लेकिन कमाल के दोनों लोग थे कि 13 साल से बदले की आग में जलते रहे, और अंत में अपनी ज़िंदगी चौपट भले ही कर ली, लेकिन बदला ले लिया। तो बड़ी अजीब सी ये कहानी थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल जवाब के सिलसिले पे। कल और परसों 2 दिन का गैप भी था, लेकिन उससे पहले आप लोगों में से कई ऐसे लोग हैं जिनके 2 कमेंट बहुत मेजर कमेंट हैं। मुझे लगा आज उनके जवाब देने ज़रूरी हैं। पहला एक कमेंट आया था कि एक परसों या उससे एक दिन पहले मैंने कहानी सुनाई थी, जहाँ लड़की की उम्र 28 साल थी और उसका लगभग 12 साल का एक बेटा था। तो कई लोगों ने कहा कि इस हिसाब से अगर शादी देखी जाए तो 15-16 साल में हो गई। हिंदुस्तान में ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करूं तो ये पॉसिबल है, और अक्सर होता है कि अगर लड़की पढ़ने लिखने में नहीं है, माँ बाप उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, या फिर एक सबसे मेजर अगर बताऊं थोड़ा खुल के, तो अगर लड़की की कुछ ऐसी शिकायतें, कुछ ऐसी हरकतें हैं जिससे लग रहा कि अब लड़की हाथ से निकल रही है, तो 15-16 साल में भी शादी कर दी जाती है। और ख़ासकर लड़की कॉलेज या फिर हॉस्टलर ना हो तो इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है। कई जगह मैंने खुद देखा है कि लड़की आती है, आधार कार्ड की दुकान पे एक बार बैठा था, उसके बाद वो आधार कार्ड में संशोधन करवा रही थी। उस समय भी उसकी मांग में सिंदूर था, और मैंने उसकी उम्र देखी तो महज 17 साल थी, शादी के बाद वो आई थी। तो ये तमाम चीज़ें होती रहती। और दूसरा सबसे मेजर सवाल कि मैं कहानी को बहुत खींचता हूँ, बहुत डिटेल में जाता हूँ, तो डिटेल में जानना एक तरह से उन पुलिस वालों को एक ट्रिब्यूट है, एक सम्मान है, जिन्होंने इस केस पे काम किया। क्योंकि जहाँ ऐसे मामले होते हैं कि पुलिस वालों पे कोई मजबूरी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, उसके बाद वो काम करते हैं, केस को सुलझाते हैं। और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो पुलिस वालों ने किया, और अगर हम उसे छोड़ दें तो कहानी में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे अगर सईद की मौत कैसे हुई, क्या हुई, ये तमाम चीज़ें मैं ना बताता, उतनी 2010 की कहानी ना सुनाता, बस ये कहता कि सईद का कत्ल हुआ था, बदला लिया गया, तो कहीं ना कहीं एक कहानी के साथ बेईमानी हो जाती। तो थोड़ा सा 1-2 मिनट आप लोग पेशेंस रखिए। आपसे ये अनुरोध है जो कि कहानी थोड़ी सी लंबी भले हो जाए, लेकिन इस कहानी को खासकर मुझसे सुनने के बाद आपको किसी और से कुछ और सुनने की ज़रूरत ना पड़े, कि मैं कुछ और बताऊं, सामने किसी और चैनल पे जाएं तो वहाँ थोड़ी सी और आपको मिले। मेरा ये है कि सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिल जाए, आपको किसी और की आवश्यकता ना पड़े, या फिर किसी और से सुने तो आपको ताजुब न लगे कि ये चीज़ प्रखर ने नहीं बताई थी। तो ये मेरा प्रयास रहता है।
खैर, कल का मेरा सवाल था कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी सैलरी कितनी है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 1,60,000 समथिंग। बहरहाल सैलरी से क्या ही मतलब, इतनी सुविधाएं, इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि सैलरी का कोई वहाँ पे भूसे के ढेर में सुई जितने मामला है। और इस सवाल का जो सही जवाब दिया वो है मिश्रा जी हैं, और संदीप चौधरी जी हैं, अजगर सिंह जी हैं, और बस्सी जी हैं, अवंती होरो जी हैं, और साथ ही अगर और नाम लूँ तो के ठाकुर जी हैं, राजेश बजकोती जी हैं, आरती मंगोलकर जी हैं, ईश्वर गुप्ता जी हैं, जिग्नेश पटेल जी हैं और ये गुजरात से हैं, साथ ही सुनील त्यागी जी हैं, सुबोध कुमार जी हैं बीएसएफ से। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, कल भी और परसों भी। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि मैंने सैलरी की बातें तो कर दी कि सैलरी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जिस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत खर्चा होता है, वो होता है सिक्योरिटी पे। तो कितना होता है, क्या बजट है, कैसे क्या इंतज़ाम है, अगर थोड़ा बहुत आपको पता हो तो बताइएगा, नहीं तो कल मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, साथ में कुछ लोगों का कहना था कि आप जो सवाल पूछते हैं वो बहुत यूज़फुल नहीं है, लोग गूगल करके जवाब दे देते हैं। मेरा प्रयास भी यही है कि लोग गूगल करके जवाब दें, कम से कम इसी बहाने कुछ अच्छी चीज़ें गूगल करेंगे तो गूगल ही करेंगे। लेकिन एक क्यूरियोसिटी है कि लोग गूगल कर रहे हैं सवाल का जवाब देने के लिए, तो अच्छी चीज़ें अगर वो गूगल करेंगे तो फिर उनके सर्च फीड और शॉर्ट फीड में भी अच्छी चीज़ें आएंगी, तो जनरल नॉलेज बढ़ेगा, यहाँ से ये फ़ायदा है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।